हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आ चुका हूं मैं मैनेजर इकोनॉमिक्स के 4th क्वेश्चन के ऊपर। जी हां, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। ठीक है, 14 की पूरी सीरीज होने वाली है, थोड़ी ज़्यादा लंबी सीरीज है। नॉर्मली हम 12 तक जाते थे, कितनी डिज़ाइन थिंकिंग में तो 5 तक ही गए और आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया। अपडेट सबके ऐसे ही है, वापस से क्वेश्चन अंतिम प्रहार से आए, लेकिन फिर भी मैं वापस से अपनी बात पे हमेशा स्ट्रिक्ट रहता हूं कि आपको डिटेल वीडियो देखने हैं। डिटेल वीडियो के सारे लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से एक बार डिटेल वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आइएगा, क्योंकि वो समझ में आएगा तभी ये समझ में आएंगे। और बेसिकली एक क्वेश्चन बहुत जेन्युइन आया था इसमें एक स्टूडेंट का, इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर ले लेता हूँ। क्वेश्चन ये था कि सर हम हमारी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं क्या एग्जाम के अंदर, कि हमको बुकिश ही लिखना होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो। अगर वो सब्जेक्ट डिजाइनिंग थिंकिंग है, अगर वो सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट है, अगर वो सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है, अगर वो सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन का है, अगर वो सब्जेक्ट एनवायरमेंट का है। लेकिन इकोनॉमिक्स में आप नहीं लिख सकते, अकाउंट्स में आप नहीं लिख सकते और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पेपर के अंदर आप नहीं लिख सकते, क्योंकि इस काइंड ऑफ लॉ जो है वही लिखना होगा। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी टफ सब्जेक्ट में से एक आता है, इसलिए मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिटेल वीडियो मिस मत करिएगा। उसके बाद भले ये अंतिम प्रहार मिस हो जाए, लेकिन डिटेल वीडियो के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ऑलरेडी सारा कुछ उसके अंदर डिटेल के अंदर है, यहाँ पर अपन उसका रिविजन कर रहे हैं और हमारी टीम ने पूरा एनालिसिस करा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन है अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब ये डिमिनिशिंग का मतलब होता है घटता हुआ। क्या मतलब होता है? घटता हुआ। तो सर इसका मतलब क्या है डिमिनिशिंग का रिटर्न? डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंग्लिश में बोलोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि इंक्रीज तो होना है, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन घटते हुए कम में हो रहा है, यानी डिक्रीजिंग फॉर्म में हो रहा है। तो इसका मतलब सर इस तरीके से जब बढ़ रहा है, जब आपकी ग्रोथ कुछ इस तरीके से होती है, सी शेप का कर्व बनता है। याद रखना, इसमें कर्व किस शेप का बनता है? सी शेप का। ठीक है, तो सी का भी इस तरीके से घटता हुआ, यानी कि आपकी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन घटती हुई ग्रोथ हो रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देते हैं तो देखिए इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है 10, 20, 25, 27, 28। अब देखिए यहां पर ग्रोथ तो हो रही है, आप देखोगे तो सीरीज तो बड़ी हो रही है, लेकिन किस क्रम में हो रही है? पहले तो 100% का जंप आया, फिर 50% का जंप आया, यानी कि बढ़ तो रहा है लेकिन घटते हुए क्रम में बढ़ रहा है। और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 10% का जंप आया, ठीक है, अप्रोक्स, और उसके बाद उससे भी कम परसेंटेज का जंप आया। तो इसी को कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। ये क्या कह रहा है? ये कंसेप्ट बड़ा सही है। ये कंसेप्ट ये कह रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न का कंसेप्ट ये कह रहा है कि इस कंसेप्ट को समझने से पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लो। मिस्टर पिंटो जी ने एक फैक्ट्री लगाई। किसकी फैक्ट्री लगाई? झाड़ुओं की, झाड़ू बनाने की फैक्ट्री लगाई। और उन्होंने एक प्रीमाइसेस जो लिया वो किराए पे ले लिया और कहा कि भाई हम झाड़ू बनाएंगे इस प्रीमाइसेस में। क्या बनाएंगे? झाड़ू बनाएंगे। ये पूरे का पूरा एरिया इन्होंने किराए पे लिया। अब मान लेते हैं 1000 स्क्वायर फीट का एरिया था और जो पूरा का पूरा काम होता था वो हैंडमेड होता था, यानी पूरे झाड़ू कैसे बनते थे? हाथों से बनते थे। इन्होंने कहा कि मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना है। एरिया कितना है? 1000 स्क्वायर फीट, यानी कि 100 बाय 10 का एरिया था, 10 गली और 100 लंबा। ठीक है, तब इन्होंने कहा हमको झाड़ू बनाने, और इन्होंने वहां पर बंदे डिप्लॉय करने शुरू करे। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, इन्होंने जैसे इनकी लेबर बढ़ानी शुरू करी, इनका प्रोडक्शन भी बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि अगर लेबर बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ना निश्चित है। जैसे जैसे इनकी लेबर बढ़ती चली जाएगी इनका प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा। बराबर बात है, यहाँ पर एक लेबर बैठा दी, यहाँ पे बैठा दी, यहाँ पे बैठा दी, इस तरीके से इन्होंने पूरी की पूरी लेबर बैठा दी। लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा जब ये कैपेसिटी फिल हो जाएगी, ये एरिया पूरा फिल हो जाएगा लेबर से। अब अगर इसमें मैं और लेबर लाऊंगा, ये वाले पूरा एरिया जो है, जो लैंड है वो कांस्टेंट बना हुआ है, लैंड जो है वो 1000 स्क्वायर फीट का ही है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर लेबर जो है मान लेते हैं इसकी पूरी कैपेसिटी 30 लेबर्स की थी,
काम करने के लिए। 30 लेबर मैंने फिल कर दी है, अब 30 से 31वां लेबर लाऊंगा तो आपका प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन उस पेस से नहीं बढ़ पाएगा जितना 30। और धीरे 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 अगर मैं 30 की जगह 60 तक पहुंच गया तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ने के जगह कम होना शुरू हो जाएगा और बढ़ते हुए कम 31 से ही बढ़ते हुए क्रम से गणना होना शुरू हो जाएगा। इसी को डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। कौन सा डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया, ये कह रहा है कि अगर सारे अदर और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लैंड जो था वो कांस्टेंट बट फिक्स था। अगर लैंड अगर बढ़ाते चले जाते, जैसे लेबर इंट्रोड्यूस करते वो थोड़ी सी जमीन और खरीदते चले जाते तो उनका प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता। लेकिन ये सिंपल सा लॉ ये कह रहा है कि अगर सारे फैक्टर कांस्टेंट है और हम एक ही चीज पे फोकस करके उसको बढ़ाते चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारा रिटर्न बढ़ने की जगह कम हो जाएगा। इसको डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। जैसे कि हमने कोई लेबर जैसे कि ये लैंड के ऊपर जैसे जैसे मैं कैपिटल बढ़ाता चला जाऊंगा मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। अभी 2 लेबर थे, मेरे को कुछ पैसा देना पड़ रहा था, 20 लेबर हो गए, पैसा ज्यादा बढ़ा, यानी कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हुई। 3 फैक्टर कौन से? अभी तक तो आपको पता होने चाहिए 3 फैक्टर जो प्रोडक्शन पे सबसे ज्यादा, कैपिटल, लैंड और लेबर। ठीक है, इसके अलावा टाइम तो सबके पास 24 घंटे ही रहता है ना। अदर फैक्टर्स, ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसको बोलते हैं LLK। कैपिटल को K से डिनोट करते हैं, स्पेलिंग C से होती है। ठीक है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोलते हैं? वापिस से सुन लो, प्रोडक्शन फंक्शन। और इसको कौन कौन सी चीजें चेंज करती हैं? लैंड, लेबर और कैपिटल। कैपिटल को K से डिनोट करते हैं, स्पेलिंग C से होती है, इकोनॉमिक्स का फंडा है। ठीक है, ये कहता है कि इनमें से अगर फैक्टर्स एक कांस्टेंट बना हुआ रहे और हम अदर फैक्टर्स बढ़ाते रहे, या एक ही 2 फैक्टर कांस्टेंट बने हुए रहे और हम एक ही फैक्टर बढ़ाते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ने की जगह कम हो जाएगा। इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं। अब बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है? बुकिश में लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न स्टेट दैट एनी प्रोडक्शन प्रोसेस point will be reached where the adding one more production unit while keeping the other constant, other कौन सी चीजें? अदर हमारा प्रोडक्शन के साथ में कौन सी चीजें जुड़ी? लैंड, लेबर, कैपिटल। तो यहां पर मैंने देखा था मिस्टर पिंटू ने क्या करा, वो झाड़ू बनाने की फैक्ट्री में वो फैक्ट्री कांस्टेंट, लैंड कांस्टेंट रख रखा था, तो ओवरऑल आउटपुट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, होगा ना। इस हॉल की कैपेसिटी है जिससे अपन लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, मान लेते 70 स्टूडेंट है, 72 आएंगे तो अपन ने ठूस ठूस के बैठा दिया। फिर 73 आएगा तो उसके जो सोचने समझने की क्षमता है और मेरी जो डिलीवर करने की क्षमता है, क्वालिटी है, वो बढ़ने की जगह कम हो जाएगी, वो समझाने की जगह उसको कम हो जाएगा। यही तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कह रहा है कि यदि एक सारी चीजें कांस्टेंट बनी रहे और एक ही चीज पे आप फोकस करते रहे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ने की जगह कम हो जाता है। इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, जल्दी से देख लेते हैं। मोस्ट प्रोडक्टिव है, डिमिनिशिंग रिटर्न है और नेगेटिव रिटर्न। देखो जैसे मैंने लेबर शुरुआत में बढ़ाई, 5 की 10 लेबर हुई थी, 20 लेबर हुई थी तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी लेबर और बढ़ा दी, 30 से बढ़ गई तो मेरा रिटर्न कम होना शुरू हो गया। और फिर मैंने 60-70 के ऊपर जब मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव हो गई तो मेरा रिटर्न नेगेटिव आना शुरू हो गया। इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं। सी नाइप का शेप बनेगा, ये नेगेटिव रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और मोस्ट प्रोडक्टिव रिटर्न। मोस्ट प्रोडक्टिव में जब हम हमारा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ अवर रिसोर्सेज होता है। क्लियर है ना? बस यही पॉइंट्स अपन को सारे के सारे याद रखने हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में मिलते हैं, अगले वीडियोस में मिलते हैं। और मस्त रहिए, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और इसी के साथ मुस्कुराते भी रहिए। जय हिंद।